हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक जो कि है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, देन थ्रेट्स ऑफ एडजस्टमेंट, देन बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर, देन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये टॉपिक है बीएड के डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में इलाहाबाद या प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। तो आप देख लेना अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हो। बाकी ये टॉपिक किसी और यूनिवर्सिटी में हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर आप बीच में बोर हो जाओ तो बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट की डेफिनेशन, देन मेंटली हेल्दी स्टूडेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं, क्या विशेषताएं रहती हैं, देन प्रिंसिपल्स क्या है मेंटल हेल्थ के, ठीक है। देन थ्रेट्स क्या है एडजस्टमेंट होने में, देन बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या है लर्नर्स की, देन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि WHO क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसमें WHO की डेफिनेशन या उनकी गाइडलाइन को ही पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल्स पीपल टू कोप विद द स्ट्रेस। कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल वेलबींग की एक स्टेट है जिस जो कि लोगों को इनेबल करती है ताकि वो जो भी लाइफ के स्ट्रेस हैं उनकी एबिलिटीज क्या है उनको और ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकें, अच्छे से सीख सकें, अच्छे से काम कर सकें। और जब ये चीज़ें होंगी तो अपनी कम्युनिटी में वो अच्छे से कंट्रीब्यूट भी करेंगे, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश में लिखनी है तो इंग्लिश में लिख देना, वरना हिंदी में अपने अकॉर्डिंग बना के लिख देना इसको, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलबींग का, ठीक है। जो कि स्ट्रेंथन करता है इंडिविजुअल को और उसकी कॉलेक्टिव जो एबिलिटीज हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उससे वो और बेहतर डिसीजन ले सके, उनके जो संबंध हैं रिलेशनशिप हैं वो और अच्छे से उन्हें बिल्डअप कर सके, उन्हें एक दूसरे के साथ बना सके, और जिस वर्ल्ड में वो रहते हैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेव कर दे सके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि सपोज अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो मैं अपनी लाइफ के स्ट्रेस से अच्छे से लड़ पाऊंगा, उनको झेल पाऊंगा, है ना। जो भी मेरी क्षमताएं हैं उनका अच्छे से यूज कर पाऊंगा, अच्छे से सीखूंगा, अच्छे से काम करूंगा और अपनी सोसाइटी को हेल्प करूंगा, राइट। तो यही है। देन मेंटल हेल्थ का एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि ये एक मूलभूत चीज है, ये फंडामेंटल राइट है जो कि लोगों के पास होना ही चाहिए। मतलब उनकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी हमें हेल्प करनी चाहिए कि जिन लोगों को दिक्कत है वो अच्छे से इलाज करवा सके, उनको सभी चीज़ों का एक्सेस हो और उनके लिए एम्पैथी होना जरूरी है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज क्रूसियल टू पर्सनल, कम्युनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कि खुद की डेवलपमेंट भी हो, कम्युनिटी की भी हो और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। बेसिकली क्या होता है ना, जब इंडिविजुअल ठीक होता है तो वो क्या करता है, खुद की डेवलपमेंट भी करता है, ओवरऑल कम्युनिटी की भी डेवलपमेंट करता है, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है ना, फिर नेशनल डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके इंडिविजुअल किसी भी तरह से उनकी हेल्थ को कोई नुकसान हो, है ना। कोई भी देश या कोई भी सोसाइटी यही चाहती है कि उनकी जो कम्युनिटी में लोग हैं वो अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे हर एक तरह से, ठीक है। तो ये है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। देन मेंटल हाइजीन टर्म यूज होती थी मेंटल हेल्थ से पहले 19th एंड 20th सेंचुरी में, तो इसको आप लिख सकते हो। देन पढ़ते हैं एडजस्टमेंट के बारे में, या इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है ना एडजस्टमेंट का, ये आया है डार्विन की थ्योरी से, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कहा था या एडेप्टेशन के बारे में कहा था, ठीक है।
कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, या तो एनवायरनमेंट को अडेप्टेबल बना लेते हैं अपने लिए, या अपने आप को अडेप्टेबल बना लेते हैं एनवायरनमेंट के लिए। राइट। और ह्यूमंस में क्या है, मानव में क्या है, सबसे अच्छी एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अगर ठंडा एनवायरनमेंट है तो कपड़े पहन लेंगे मोटे मोटे, है ना, जर्सी पहन लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, या घर ऐसा बना लेंगे कि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकें। गर्मी है तो एसी लगा देंगे, है ना। तो ह्यूमंस के पास क्या है, सबसे अच्छी एडेप्टेबिलिटी है। और ये जो एडजस्टमेंट वर्ड है ना, वो एडेप्टेशन वर्ड से ही आया है। तो इसको ध्यान रखना और ये पूरी स्टोरी लिख देना अपने एग्जाम में। राइट। तो साइकोलॉजी में डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल प्रोसेस है, व्यवहार में कुछ चेंजेस हैं जिसके जरिए ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं जो भी उनकी नीड्स हैं और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है कि आपको ज़रूरत है लेकिन आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ करोगे, है ना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनाओगे। राइट। और इसी को क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट और क्या है कि द प्रोसेस वेयर वन चेंजेस और बिल्ड्स द बिहेवियर, जिसके जरिए वो बैलेंस कर सके। ठीक है, अपने आप को या दूसरों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, ताकि एक इक्विलिब्रियम बन सके इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट के बीच में। राइट। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत आने लगेगी, है ना। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि एक इक्विलिब्रियम बना के रखना। नीड है, नो डाउट आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है कि उसको कब फुलफिल करना है ना। तो हम एडजस्ट करते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालते रहते हैं। चलो देन कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट मीन द मॉडिफिकेशन टू कंपनसेट फॉर और टू मीट स्पेशल नीड। कि एडजस्टमेंट क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं जिसके जरिए हम कंपनसेट करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मतलब अगर ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है तो फिर हम कुछ और करते हैं, है ना। यही एडजस्टमेंट है। देन एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेक्शन है किसके बीच में, एक पर्सन के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, कि सपोज करो 3 सीट है ना, तो और इंसान वहां पे 4 हैं, तो क्या होता है, सभी उसी सीट पे बैठ जाते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं तो हम इंडिविजुअली हम ट्राई करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ या जो भी सिचुएशंस है उनके साथ एक तालमेल बना के चले। ठीक है, ताकि हमें एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, और भी बाकी जो भी चीज़ें हैं हमें प्रॉब्लम ना हो, तो एडजस्ट करके चलना सबसे अच्छा होता है। देन एक टर्म आती है मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट क्या होता है कि जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारी बायोलॉजिकल नीड हो, साइकोलॉजिकल नीड हो या सोशल नीड हो, और जब नहीं कर पाते हैं तो एक इम्बैलेंस आ जाता है पर्सनल नीड्स के बीच में, है ना। हम और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने लगते हैं, है ना। तो एक साइको इक्विलिब्रियम जो है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तभी तो होता है। अगर हम एडजस्ट ही कर पा रहे हैं सभी सिचुएशन में तो हमें क्यों दिक्कत आएगी। राइट। देखो ये बहुत सिंपल सी टर्म है, आप इसको अपने एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना एग्जाम्स में कई बार बहुत अच्छा होता है, अगर टीचर उसको सपोर्ट करता है तो। मोस्टली टीचर चाहते हैं कि आप रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड चीज़ें लिखो, और जिस तरह से हमारा कोर्स है बीएड और एमएड का, हमें रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें लिखनी भी चाहिए एग्जाम में। राइट। तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देन क्या विशेषताएं हैं, जो मेंटली हेल्थी स्टूडेंट है उसकी क्या विशेषताएं होंगी। सिंपल सी बात है, अगर जो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट है ना, जिसकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, लाइफ सेटिस्फैक्शन होगा। वो अपनी लाइफ से अच्छा हो बुरा हो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फाई होगा। अगर नहीं भी है देन
स्टिल वो क्या बच्चे क्या करेंगे या जो भी इंडिविजुअल वो क्या करेंगे, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, है ना। तो सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है अलग बात है, लेकिन स्टिल आप प्रेजेंट सिचुएशन में सेटिस्फाई रहो, लेकिन जो भी आपको चाहिए उसके लिए मोटिवेट भी रहो, काम करते रहो। ज्यादा स्ट्रेस लेने से, एंजाइटी लेने से काम नहीं सुधरता है, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। देन है रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है दृढ़ता, ठीक है। तो ये कौन सी कैपेबिलिटीज हैं या कैपेसिटी हैं जिससे कि कोई भी स्टूडेंट या इंडिविजुअल बाउंस बैक करता है। एक होपफुलनेस होना, है ना, एक दृढ़ता होना कि मैं इसको अचीव करूंगा। कि अभी नेगेटिव रिजल्ट आया है या कम मार्क्स आए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ूंगा और नेक्स्ट टाइम पे मैं अच्छा करूंगा, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रेजिलियंस भी है। देन है एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक मेंटली हेल्दी स्टूडेंट में सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, फ्लेक्सिबल रहता है ना। कुछ भी एनवायरनमेंट में होता हो, वो अपने आप को टाइम टू टाइम अडेप्ट करते रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सपोज आज आपके पास टेबल कुर्सी है, अच्छे से एनवायरनमेंट है, आप अच्छे से पढ़े हो, लेकिन किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं है या बाकी फैसिलिटीज नहीं है, देन वहाँ पे अडेप्ट करना ज़रूरी है ना। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मेरे से रिलेटेड चीज़ें नहीं है या जो मुझे चाहिए वो नहीं है, और आप पढ़ना छोड़ दोगे, है ना, या मेहनत करना छोड़ दोगे। जो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट हैं, जो अपनी लाइफ को या लाइफ के चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, तो उनमें अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। वो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं मानते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसे बच्चे। देन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, है ना। उन्हें अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है, और उनमें एक कॉम्पिटेंसी है कि मैं अच्छा अचीव करूंगा, है ना। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है तो एक अपने लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती है, एक पॉजिटिव सेल्फ वर्थ होती है ना। कई बार हम रिजल्ट बुरा आता है तो हमें लगता है कि अरे हम तो बेकार हैं, हमारे पास ये नहीं है, या मैं किसी से कमतर हूँ। लेकिन जो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट हैं उनमें कॉन्फिडेंस रहता है अपने प्रति, एक सेल्फ इमेज, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहती है, एक पॉजिटिव सेल्फ वर्थ होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और जो बाकी कर सकते हैं तो वो चीज मैं भी कर सकता हूँ, है ना। एक कॉन्फिडेंस रहता है। देन ऐसे बच्चे क्या है, मोटिवेटेड रहते हैं, राइट। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं। आपने देखा होगा क्लास में या अपने एक्सपीरियंस से आप सच में सोचो कि जब टीचर कोई नया काम करवाता था तो कुछ बच्चे होते थे हमेशा मोटिवेट रहते थे कि अरे हम तो करेंगे ये, है ना। हमेशा आप क्यूरियस रहते थे कि कुछ नया सीखेंगे। काफी बच्चे होते थे कि छोड़ो, टीचर क्या करवाता रहता है नई नई चीजें, है ना। तो जो वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे कुछ बेहतर होने की उम्मीद रहती है उन्हें, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है, सेटिस्फैक्शन भी रहता है, रेजिलियंस होते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छा ही अचीव करेंगे, राइट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और आपको लगे कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक है तो आप प्लीज वो भी लिख देना एग्जाम में। देन क्या है, वो लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कई बच्चे होते हैं कि कोई नहीं, इस बार कम मार्क्स आ गए, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन हार नहीं माना हूं, मैं आगे अच्छा करूंगा। और क्या होता है, ऐसे बच्चे या ऐसे इंडिविजुअल, उन्हें जब भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरों की राय या हेल्प जरूर लेते हैं, है ना। ये सोच लेना कि हम खुद से सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें लग रहा है हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए तो उसमें किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। एक्सपर्ट ओपिनियन लेना कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई चीज नहीं आती है दूसरों से पूछने में क्या हर्ज है, राइट। तो जो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट होते हैं उनमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। बाकी आपको जो भी लिखे ना प्लीज लिख देना। चलो देन आते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग है द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एक्ट 2022। तो इसमें क्या है, जो मेंटली
वेल मतलब मेंटली हेल्दी नहीं है, तो उनके पास क्या है, या सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, कि मतलब अगर उन्हें मेंटल इलनेस है तो वो अपना इलाज करवा सके, उनके पास ऐसा अधिकार होना चाहिए। जो इंडिविजुअल मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए वाइड रेंज ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, देन ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए ताकि उनको अच्छे से एसेस किया जा सके, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, उनकी रिकवरी अच्छे से हो, उनकी फैमिलीज, केयर गिवर्स एंड सपोर्टर्स को अच्छे से सपोर्ट सिस्टम उनके लिए ऑलरेडी हो, मतलब उनको हर एक तरह से सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग मिले। देन क्या है, रिकग्नाइजिंग एंड अप्रिसिएटिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि जो भी मेंटल इलनेस से बाहर आए हैं या साइकोलॉजिकल सफरिंग से बाहर आए हैं, ठीक है, उनके लिए रिकग्निशन और अप्रिसिएशन होना चाहिए कि भाई कैसे आप उससे बाहर आए, और वो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरह काम करता है। राइट, या उनकी फैमिली, केयर गिवर और सपोर्टर है, उनके लिए भी ये सेम चीज होनी चाहिए, है ना। कई बार मेंटल हेल्थ पे हम लोग उतना बोलते भी नहीं है, और इंडिया में तो खासकर, है ना। अगर हम काउंसलिंग करवाने भी चले जाएं तो अगर किसी को पता चल जाए पड़ोस में, तो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वे में लेते हैं। राइट, सपोज मुझे जब कई साल पहले डिप्रेशन था, तो मैं भी काउंसलिंग के लिए गया था, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार हो सकता है, उसमें काउंसलिंग करवाने में क्या बुरी बात है ना। और मैं शर्माता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने उसका इलाज कराया, इसमें काहे की सर। राइट, तो किसी भी तरह से किसी शर्माने की, किसी से डरने की, अपने आप को कमतर आंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जिसको मेंटल हेल्थ मिल रही है या वेलबिंग सर्विस मिल रही है, उनके पास ऐसे राइट होने चाहिए कि वो रीजनेबल रिस्क ले सकें, ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ अच्छे से हो सके, अपने सेल्फ स्टीम को अच्छे से पा सकें, और ओवरऑल क्वालिटी लाइफ को अचीव कर सकें। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोग मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो उनको पहचाना जाए और उनको मेडिकल और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड की जाए। चलो देन है कि जो भी सर्विसेज हैं वो एक सेफ और सेंसिटिव मैनर में मिले, है ना, लोगों की यूनिक नीड के अकॉर्डिंग, उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग मिले। देन है कि कल्चरली सेफ एंड रिस्पॉन्सिव मेंटल हेल्थ एंड वेलबिंग सर्विस हो। ठीक है, और वो सभी के लिए हो, मतलब उनमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे उनकी कोई भी रेस हो, कोई भी एथनिसिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड हो। ठीक है, किसी भी बेस पे उनसे भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको लिख सकते हो। देन आते हैं थ्रेट्स टू एडजस्टमेंट एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, कि एडजस्टमेंट होने के लिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमें एडजस्ट होने में दिक्कत देते हैं, या स्टूडेंट्स को, बेसिकली हम स्टूडेंट के कंसर्न में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, बुलिंग एंड हरासमेंट, है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में या नेबरहुड में, तो एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होगा, सपोज करो अगर मेरे साथ ही बुलिंग हो रही है, हरासमेंट हो रहा है, मैं कितना ही एडजस्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो रही है ना, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये एक थ्रेट है एडजस्टमेंट या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। फैमिली इशू, अगर कॉन्टिन्यूअस फैमिली इशू है तब भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, कैसे होगा, है ना। क्योंकि सपोज करो मैं बाहर एडजस्ट कर पा रहा हूँ, मैं ठीक रह रहा हूँ, लेकिन घर पे आते अगर फैमिली में वही चीज़ें चल रही हैं, देन कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, तो फैमिली इशूज हैं। देन सोशल एक्सक्लूजन, सपोज करो ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, अगर सोशल इंक्लूजन ही एक्सक्लूजन ही हो रहा है, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप से अलग समझा जा रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको इस ग्रुप का या पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट नहीं समझा जा रहा है, तो क्या होगा, तब भी आप में एडजस्ट होने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, देन क्या है, ट्रॉमा और एडवर्स एक्सपीरियंसेस, है ना, इसीलिए तो काउंसलिंग जरूरी है।
कई बार क्या होता है ना, हमारे पास्ट ट्रॉमा या हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम हुई हो पास्ट में, या कोई एडवर्स एक्सपीरियंस हो, कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, तो ये भी हमें प्रॉब्लम करेगा एडजस्ट होने में या बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है देन उसमें प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए, राइट। और बीइंग ए टीचर, क्योंकि हम सभी टीचर ही हैं, है ना, आप टीचर बनने वाले हो या आप में से बहुत सारे ऑलरेडी पढ़ाते होंगे, या चलो प्रोफेशनल टीचर ना भी बने लेकिन एक समाज का पार्ट तो है ही, है ना। और अगर हम ऐसा देखते हैं जहाँ पे लोगों को अगर ज़रूरत है किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की, तो आई थिंक हम उन्हें सजेस्ट तो कर सकते हैं, राइट। देन किसी भी तरह की, एक मिनट, लर्निंग डिसेबिलिटीज या स्पेशल नीड है ना, तब भी एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, तो ऐसे में क्या होगा, उनके लिए एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी या जो भी उन्हें ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करनी ज़रूरी है ना, ताकि वो अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर सकें। देन कल्चरल एंड सोशल चैलेंजेस, है ना, ये कब होता है, जब हम सपोज करो एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है और हम दूसरे ग्रुप में जाएं, है ना, तो क्या होगा, हमारे लिए कल्चरल चेंज होगा, है ना, कल्चरल शॉक होगा, और हमें उस टाइम भी थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। कई बार तो हम एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन कई बार इतना आसान नहीं होता है दूसरे कल्चर को अपनाना, या दूसरे जो भी सोशल चैलेंजेस हैं या कोई भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट सोसाइटी की, तो कई बार हम अपने आप को एडजस्ट कर पाने में प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम फील करते हैं, या हम नहीं हो पाते हैं एडजस्ट। देन पीयर प्रेशर, है ना, इसमें भी वो सोशल एक्सक्लूजन वाले सिद्धांत आ जाएंगे, कल्चरल एंड सोशल चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इस पीयर प्रेशर भी अगर ऐसा है जो हमें एडजस्ट नहीं होने दे रहा है, उसमें किसी भी तरह की बुलिंग या हरासमेंट है, उसमें किसी तरह का सोशल एक्सक्लूजन है, या पीयर ग्रुप हमें पार्ट नहीं बना रहा है, या पीयर प्रेशर है कि बार बार वो कह रहा है कि आप ये चीज़ें करो, तब भी हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। देन टेक्नोलॉजी या साइबर बुलिंग, है ना, बुलिंग तो बेसिकली क्या थी, फेस टू फेस या रियल एनवायरनमेंट पे हो, लेकिन आजकल नई टर्म है कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि एडजस्ट होना ज़्यादा टफ हो जाता है। ये साइबर बुलिंग आप इंस्टा पे देखते ही हो, है ना, कुछ लोग तो कमेंट करने ही इसलिए आते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट करें, वो ये नहीं समझते कि दूसरे का पर्सपेक्टिव है, दूसरे की लाइफ है, उसको जिस वे से जीना है उसे जीने दो, है ना। कौन क्या कर रहा है, आपको क्या मतलब उससे। और ये कई बार साइबर ट्रोलिंग, है ना, या बुलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सोचो, कोई कमेंट लिख रहा है तो उस कमेंट का दूसरे की लाइफ पे असर तो पड़ता ही है ना, कोई कितना उसको डिनाई करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपको जो भी लिखे आप वो प्लीज लिख देना। देन क्या है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर, कि कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो कि लर्नर्स में आती है ना। तो इसमें लिखा है कि काफ़ी फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी, और ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट हो सकती है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह सकते हैं, या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कि इंडिविजुअली मैं कैसा हूँ, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे बिहेवियर्स पे भी फर्क पड़ेगा, मेरी फैमिली डायनेमिक्स कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, उससे भी मेरे बिहेवियर्स पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्टूडेंट मान के चलना, जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सपोज करो मेरी फैमिली ऐसी है और मैं वहीं से सीख रहा हूँ, तो मेरे बिहेवियर्स में भी उसकी झलक दिखेगी, राइट। देन सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, इसमें फिर काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, और आप ये मानोगे बिल्कुल कि सभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग सभी का बिहेवियर अलग होता है ना। तो ये भी एक कारण है। देन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, है ना, अगर एक देखो, एक लेवल का एजुकेशन हासिल करने के बाद उससे उम्मीद की जाती है कि उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड हों, और जब वो कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप नहीं होती हैं, वो
बेसिक वैल्यूज अटेन नहीं होती हैं, तो हम कहते हैं ना कई बार कि पढ़े लिखे होने से भी इसका फायदा नहीं है, हरकतें तो ऐसे ही कर रहा है ना, जो कि इसको इतना पढ़ने के बाद नहीं करनी चाहिए। राइट। तो उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। समझ रहे हो आप? क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ तो सुधार आना चाहिए ना बिहेवियर में। लेकिन जिस तरह से एजुकेशन होता है, फिर एजुकेशन के साथ साथ क्या है ना, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी रोल प्ले करती हैं। तो इन सभी कारण ये सभी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? डिसरप्टिव बिहेवियर, है ना, ऐसा बिहेवियर जो सबको डिस्टर्ब करे, सबको तंग करे। एग्रेशन हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल, कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा शो करता हो, ऐसा होता है बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपकी क्लासरूम में ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहा है, तो उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है उसकी फैमिली में कंडीशन ठीक ना हो, कोई फैमिली इशू हो, या हो सकता है उसको पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोई दिक्कत हो। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है ना, तो उसकी रूट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है कि विड्रॉल एंड सोशल आइसोलेशन, है ना। अगर कोई बच्चा अलग थलग है, तो उसमें हो सकता है बिहेवियरल प्रॉब्लम हो। क्यों हो? क्योंकि जब सोसाइटी में रहेगा तो सोशल लर्निंग करेगा, दूसरों से सीखेगा। लेकिन इंडिविजुअल है, या तो वो खुद से सीख रहा है, या फोन से सीख रहा है, या टीवी से सीख रहा है, तो तब भी हो सकता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम हो। राइट। देन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, है ना। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। स्टार्टिंग में तो इसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर इस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम में रिजल्ट कर आ सकती है ये। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। देन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इससे भी बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकती है ना। बच्चा हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, जब टीचर कोई कुछ पूछे तो हो सकता है वो बताए ना। राइट। देन क्या है? रिबेल करना, ओपोजिशनल बिहेवियर, कि सभी कामों में वो अपोज करो। टीचर कह रहा है ये करो, है ना, बच्चा कहे मैं नहीं कर रहा ये, कि होमवर्क कर लो, मैं नहीं कर रहा, है ना, चाहे वो कितना ही पिटे। तो ये भी क्या है? बिहेवियरल प्रॉब्लम है। देन एकेडमिक प्रॉब्लम्स, एकेडमिक में फिर कि उसका ना पढ़ना, बच्चों को ना पढ़ना, है ना, या पढ़ाई में ध्यान ना देना। लेकिन स्टिल अगर कोई भी चीज हो रही है, देन उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है उसका, है ना। या तो हो सकता है वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली इंड्यूस्ड प्रॉब्लम हो, या हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। काफी चीजें हो सकती हैं। वो तभी पता चलेगी जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है। देन क्या हो सकता है कि रिस्की बिहेवियर, सेल्फ हार्म कर सकता है बच्चा, है ना। कई बच्चों में होता है अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। साइबर बुलिंग, है ना, दूसरों के लिए करता हो। पहले केस में उसके साथ हो रही थी बच्चों के साथ, लेकिन इसमें हो सकता है वो दूसरों को तंग करता हो। ठीक है। तो अगर आप अब से देखो कि कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो इट्स मीन कि उनकी लाइफ भी उसी तरह से है, कि वो क्यों हमेशा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो उनको छोड़ देना, माफ कर देना। देन क्या है? ये भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों में डिसऑनेस्टी होती है, लाइंग होती है। उसके पीछे क्या कारण है? फैमिली प्रॉब्लम है ना, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके आसपास का बैकग्राउंड कैसा है। तो इन सभी कारणों से हो सकता है ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में दिखे। देन बंक करना, है ना, ये भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है। जब आप स्कूल में आए हो पढ़ने, लेकिन आप सोशल इन्फ्लुएंस के कारण, अपने पीयर ग्रुप के कारण आप बंक करो क्लास रेगुलर, है ना, क्लास से अपसेंट रहो, तो ये भी एक प्रॉब्लम में ही काउंट होता है। ठीक है। मैं यहाँ पॉइंट दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे तो इजी ही है पॉइंट, आप आसानी से इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। वैसे इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप ये पॉइंट वाइज भी लिखोगे ना, तब भी आपकी सीट्स भर जाएंगी।
देन इनको ठीक कैसे करें? एड्रेसिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम, अर्ली इंटरवेंशन है ना, स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम हो रही है तभी ध्यान देना उस पर। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट देना, कि अगर कोई बिहेवियर बुरा शो कर रहा है देन उसको सपोर्ट करना कि क्यों हो रहा है भाई, क्यों ऐसे आप कर रहे हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो जो ये एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम आने नहीं देते, आती भी है तो उसको अर्ली इंटरवेन कर लेते हैं। देन इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्लान्स, है ना, जिस बच्चे को जैसी प्रॉब्लम है उसको उसी तरह से सपोर्ट करना, उसको वैसे ही हेल्प करना। देन है सोशल इमोशनल लर्निंग, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेट कर सकते हो आप इसको। तो बच्चों को सोशली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग करना, उनको ऐसा बनाना, मतलब उनमें एम्पैथी डेवलप करना, कोऑपरेशन डेवलप करना, सिंपैथी डेवलप करना, ये सब जरूरी है ताकि वो सभी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है देन उनकी काउंसलिंग करना, है ना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट वैसे हर एक स्टेप पे होगी, ठीक है, क्योंकि हम बिना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बच्चों को कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। अगर हमें लग रहा है बीइंग ए टीचर की बिहेवियरल प्रॉब्लम है देन सबसे ज़रूरी क्या है? पेरेंट्स के साथ बात करना, ठीक है, कि घर पे भी ऐसा करता है या नहीं करता बच्चा, है ना, या यहीं स्कूल में बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देन स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज होना, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसी, मतलब कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल सर्विस दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम, तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो सकता है? स्टूडेंट टू टीचर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, है ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कई बार स्टूडेंट के पेरेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। तो जिस तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम, एक गाइडलाइन होना जरूरी है जिसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प कर सके, ठीक है। लेकिन हेल्प कब होगी? जब हम रूट कोज को पहचानेंगे या रूट प्रॉब्लम को पहचानेंगे, ठीक है। वैसे ये उतनी मुश्किल चीजें नहीं है, है ना, आप खुद से भी काफ़ी चीज़ें खुद भी अंडरस्टैंड करके अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हो। चलो देन आते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि ये एक बेसिकली हैबिचुअल स्ट्रेटजी है कि जो भी हमारे पास ऑब्स्टिकल आता है हम उससे किस तरह से डील करते हैं, कैसे उसको ओवरकम करते हैं, है ना, कैसे गोल हासिल करेंगे, कैसे अपने मोटिव को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे अपने फ्रस्ट्रेशन को ठंडा करेंगे, है ना, ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे, राइट। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि जिससे मुझे प्रॉब्लम होने वाली है या जो भी ऑब्स्टिकल है मेरी लाइफ में मैं उसको ऑलरेडी सही कर दूं, ठीक है। वो किस तरह से करूंगा, उसके लिए टर्म दी है मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है? कोपिंग स्ट्रेटजी है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल रहा हूँ। और क्यों निकलना होता है? ताकि हम जो भी स्ट्रेस होने वाला है, जब हमारी नीड पूरी नहीं होती है तो ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, और वो स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो उसके लिए हमारे सभी के पास कॉपिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ताकि हम अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर सकें, एक इक्विलिब्रियम बना सकें, राइट। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें हैं, इसमें क्या करता है, कुछ सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ डिफेंस टेक्निक होती हैं जिसके जरिए वो इशूज और कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को डील करना सीख जाता है ना, मैनेज करना सीख जाता है। अगर वो मैनेज नहीं करेगा तो फिर अपसेटिंग सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। तो इनको बेसिकली क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म कर कहते हैं इनको। बेसिकली तो डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी, 5 तरह के। देन उनकी बेटी ने एना फ्रॉयड ने दिए थे, आई थिंक मोर देन 10 दिए थे उन्होंने, है ना। और बाद में तो टाइम के साथ बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म ऐड ऑन होते चले गए, तो वो सिगमंड फ्रॉयड में कभी पढ़ेंगे।
डिफेंस मैकेनिज्म पे एमएड वाले चैनल पे एक डिफरेंट वीडियो है, आप अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। डिफेंस मैकेनिज्म का इसमें एग्जांपल दे रखा है कि बच्चे को हम क्या सिखाते हैं कई बार, कि वो रात भर सोता रहे और वो दूध न मांगे, है ना। तो जब बच्चा अपनी जॉब अच्छे से करता है जो कि उससे किया गया है, तो उसमें क्या डेवलप होता है, एक इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप होती है, ठीक है। इमोशनली उसे लगता है कि हाँ, जो भी काम दिया था, जो भी मेरे से चाहा जा रहा था, मैंने वो किया, राइट। और वो अपने आप को सोचता है कि मैं अब घर में सही हूँ, क्योंकि जो भी काम मुझे मिलता है मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं काम कर रहे होते या जो भी हमसे कहा गया हो हम वो नहीं करते, तो क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है ना। और वो स्ट्रेस डेवलप ना हो, देन हमारे पास होता है कोपिंग मैकेनिज्म, है ना, स्ट्रेटजी होती है, राइट। इन्हीं को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो जल्दी से पढ़ते हैं कौन कौन से। कंपेंसेशन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, डे ड्रीमिंग भी एक तरह से क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ही आता है, या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में आता है। बाकी ये आपको ऑनलाइन और भी मिलेंगे, तो उनको भी पढ़ लेना अगर आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे हम इन्हीं 5 के बारे में पढ़ते हैं। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेट का मतलब क्या है, कि कंपनसेट करना है ना, कि अगर एक चीज में मैं अच्छा नहीं कर रहा, देन दूसरी में कर पाऊंगा। सपोज इसमें एग्जांपल ये लिखा है कि मैंने, कि अगर फिजिकल एक्टिविटी में सपोज एक बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, देन वो सोचेगा कि मैं एकेडमिकली अचीव कर लूं, है ना। तो मैंने क्या किया, कंपनसेट किया, कि मैं एक चीज में अगर अच्छा नहीं हूं, तो मैं दूसरी चीज में मेहनत करूंगा, राइट। कई बार होता है हम एक करियर में अच्छा नहीं करते, देन हम कुछ और करते हैं, कंपनसेट करते हैं। और वो क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसी स्किल नहीं है कि मैं इसी में लगा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कुछ और करूँ, राइट। तो ये क्या है, कंपनसेशन है। देन है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, कि इसमें हम कोई भी इमोरल या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इसलिए होता है कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। हालांकि ये हार्मफुल है ना, और कई बार हो सकता है डेंजरस हो। तो इसका एग्जांपल यही है, कि सपोज मैं पूरा केक खा लूं, ठीक है। ये बुक में लिखा है, साइकोलॉजी बुक में। ऐसा मत सोचना कि कुछ भी, है ना। और ये किस लिए हुआ, और इसके पीछे मैं कारण क्या दूंगा, कि अगर मैं नहीं खाता तो ये गर्मी में पिघल जाता। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन है। मैंने पूरा केक खा के, हो सकता है गलती करी है, लेकिन मैंने जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर किया है, उसके लिए मैं कारण दे रहा हूँ, उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, मैं अपने आप को सेल्फ वर्थ, अपने आप को, जो मेरी सेल्फ वर्थ है वो बनी रहे, ठीक है। एग्जाम में बच्चे आते हैं तो नकल नहीं होती है ना, तो वो अपनी गलती को नहीं कहते कि हमने पढ़ा नहीं, वो कहते हैं कि अरे मास्टर बकवास सा था, है ना, उसने नकल नहीं होने दी, उसने चीटिंग नहीं होने दी, या टीचर बहुत बेकार था, उसने हमें चीट नहीं करने दिया। तो ये भी क्या है, रैशनलाइजेशन है। देन है डिसप्लेसमेंट, कि अपना गुस्सा दूसरों पे उतार देना। सपोज करो कोई ऑफिस से आया है ना, और बॉस ने कुछ कहा है, तो बॉस का गुस्सा बच्चों पे उतार देना है ना? या डॉग को किक करना, प्लेट्स तोड़ देना, ये भी क्या है, डिसप्लेसमेंट है। आपने देखा भी होगा मुंबई में कोई बार है ना जिसमें प्लेट्स तोड़ते हैं। तो वो क्या है, वो इसीलिए बनाया गया है कि ये आपको अगर गुस्सा है, तो आप ये प्लेट्स तोड़ के अपने गुस्से को डिस्प्लेस कर दो, राइट। तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। देन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, अपने जो भी एक्सेप्टेबल इम्पल्सेस हैं उसको दूसरों पे ट्रांसफर करना। इसका एग्जांपल ये है कि एक माँ है, वो अपनी बेटी को डांट रही है इंटरप्शन के लिए, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या है, उसकी माँ ही उसको बहुत ज्यादा इंटरप्ट करती है, राइट। तो ये है प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्शन। चलो देन है डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग भी क्या है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। सपोज जब
कई बार प्रॉब्लम होती है, आप जॉब नहीं मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे सुनना इसको। तो हम ख्वाब देखने लगते हैं ना, डे ड्रीमिंग करते हैं कि अरे कि ये वाली तो नहीं मिली, अगर वो वाली मिलेगी तो फिर मैं पैसे इतने मिलेंगे, इतनी सेविंग करूँगा मैं, है ना, फिर बाइक ले लूँगा, फिर कपड़े ले लूँगा, है ना, या कपड़े ले लूँगा फिर बाद में बाइक ले लूँगा। तो बेसिकली ये क्या है ना, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है कि जो भी हमारे नीड्स हैं उसके लिए हम क्रिएटिव सेटिस्फाई, अपने आप को क्रिएटिवली सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी को कहते हैं डे ड्रीमिंग। हालांकि डे ड्रीमिंग अगर मॉडरेशन में हो तब तो सही है, तब तो मज़ा आता है ना, हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है ना, देन वो हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं फिजिकली, और केवल डे ड्रीमिंग करे जा रहे हैं कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। तो अगर थोड़ी देर के लिए हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, माइंड रिलैक्स हो जाता है कि अरे चलो कुछ तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है देन फिर ये हार्मफुल है, ठीक है। तो ये भी एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया है ये पूरा टॉपिक। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, एक आइडिया लग गया होगा कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। बाकी आपके पास पूरा टाइम है ना, आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।